So, students, we started discussing about the conceptual framework of financial reporting. Now, into say moving forward. So, lastly, we discussed about the characteristics of the information. We discussed about the fundamental characteristics and enhancing characteristics. Now, the next point is cost constraint on the useful financial information. ये क्या बोलना चाहते हैं? So, देखिए, reporting financial information imposes cost. And it is important that those costs are justified by the benefits of reporting that information. ठीक है, so बोले आपको हमें यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अगे दैट इट वो उसमें कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करना और इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट करने का कॉस्ट है, उसके सामने यूजर को ये जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें करना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो व्हेन अप्लाइंग दिस कॉस्ट कंस्ट्रेंट, आईसीएआई असेसेस, यानी कि इंस्टीट्यूट जब कोई नया स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन या नए स्टैंडर्ड की वजह से यूजर को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होने वाला है, बट अगेन तो उस टाइम पे आईसीआई असेसमेंट करेगा कि भाई हाँ, ये जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और व्हाट से द स्टैंडर्ड व्हाट वी आर डेवलपिंग, द बेनिफिट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल हैव, तो क्या उसका कॉस्ट कितना होगा और उसके सामने यूजर को बेनिफिट कितना होगा। तो ये असेसमेंट आईसीआई करता है जब भी कोई से नया डेवलपमेंट करना होता है इनटू दी स्टैंडर्ड्स। So when applying the cost constraint in formulating a proposed IND-AS, आईसीआई सिक्स इंफॉर्मेशन, तो ये कॉस्ट कितना होगा, यूजर को कितना बेनिफिट मिलेगा, पता कैसे चलेगा, उसका असेसमेंट करना है। तो दैट मीन्स आईसीआई रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन। किससे इंफॉर्मेशन? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, users of financial information, auditors, academician, and others about the expected nature and quality of the benefits paid and cost of that index, यानी कि जो एक्सपर्ट्स है अपने फील्ड में। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि इंडस्ट्री हो गया, यूजर्स यानी कि स्टेक होल्डर्स, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी academicians, experts into the field of financial reporting, एंड अदर्स लाइक टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। सो उनसे डिस्कस किया जाता है कि ओके व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट it will provide to the users and what cost it is going to incur. And if yes, the benefits are higher than the cost incurred, then only that information is provided. If say benefits are not too much compared to the cost which has been incurred, so then it is okay. It can be, say, you do not have to present that particular financial information. So most of the cases, assessments are based on combination of क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का असेसमेंट होगा, इंफॉर्मेशन के ऊपर से डिसाइड होगा कि इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है और उसका क्या कॉस्ट होगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो टाइप के वैल्यूज आते हैं, जो मतलब हम प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स डालते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस का। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो दो टाइप कैटेगरी में डिवाइड है, प्रिडिक्टिव वैल्यू और कंफर्मेटरी वैल्यू। प्रिडिक्टिव यानी कि एक एस्टिमेट इन्वॉल्व है उसके अंदर। So predictive value, if it can be used as an input to processes employed by users to predict future outcomes. तो प्रिडिक्टिव वैल्यू किसे कहते हैं कि ये जो वैल्यू है दैट विल बी यूज्ड एज एन इनपुट, फ्यूचर में आउटकम क्या आएगा उसके लिए ये हमें इंफॉर्मेशन यूज करना है, वो प्रिडिक्टिव वैल्यू होगी। Financial information need not to be a prediction or a forecast to have a predictive value. Financial information with predictive value is employed by users in making their own decisions. So basically जो इंफॉर्मेशन यूजर को मिलेगा, ठीक है, यूजर को जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से व्हाट दे आर गोइंग टू गेट इज predictive. That means they use this information to understand the future outcome. Second is confirmatory value. So if it
provides feedback about the previous evaluations. So predictive and confirmatory value are interrelated. Information which is having predictive value often also has a confirmatory value. Let's say, understand with the example. Revenue information for the current year, which can be used as a basis for prediction of revenue in future years, can also be compared with revenue predictions of the current year that were made in past years. The result of those comparison can help user to correct and improve the process that were used to make the previous predictions. क्या बोलना चाहते हैं? रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, तो ये प्रिडिक्टिव वैल्यू नेचर हो गया। अच्छा, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विथ रेवेन्यू प्रिडिक्शंस। तो हमने प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के लिए फोरकास्टिंग किया होगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर का जो फोरकास्टिंग था फॉर द करंट पीरियड रेवेन्यू, उसको हम करंट पीरियड के एक्चुअल रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, सो वो कंफर्मेटिव नेचर हो जाएगा। ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रेडिक्टिव एंड कंफर्मेटिव इन दिस सेंस कि रेवेन्यू फिगर, so there is no estimate in the revenue is what we are recording actually. There is, as mentioned here, that financial information need not to be a prediction or a forecast. तो इसमें कोई फोरकास्ट की जरूरत नहीं है कि फोरकास्ट होगा तो प्रेडिक्टिव वैल्यू, अगर नहीं, वो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि सेम रेवेन्यू मेरे करंट पीरियड का, अगर मुझे उसके बेसिस पे मेरा फ्यूचर रेवेन्यू फोरकास्ट करना है तो वो प्रेडिक्टिव नेचर हो गया। और अगर वही मैं करंट पीरियड का रेवेन्यू मेरे प्रीवियस ईयर के फोरकास्ट के साथ मैच कर रहा हूं, तो वो कंफर्म करेगा कि हमारा कितना रेवेन्यू अचीव हुआ या नहीं। तो ये होता है प्रेडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू। ऑब्जेक्टिव और स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, सो एज वी डिस्कस की एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 है: एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। तो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यूजर्स को ये एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रोवाइड किया होगा? सो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इनटू बैलेंस शीट। सो एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी वी विल फाइंड इट इनटू द बैलेंस शीट. Income and expense we will find in the statement of financial performance that we called statement of profit or loss as well. इंपॉर्टेंट है चीज अब प्रॉफिट और लॉस। सो एक यहाँ पे छोटी सी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, हमें आदत लग चुकी है पीएनएल अकाउंट बोलने की। पीएनएल स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप जरा थोड़ा सा देखो कि आपने जब से 11 स्टैंडर्ड से अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, आपने ऑलमोस्ट 500 के आसपास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए होंगे। तो कोई भी ऐसा अकाउंट आया जहां पे प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में आया है? हाँ। सो एक भी अकाउंट, एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि वेयर द रिजल्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस टुगेदर। सो तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यार अभी भी यार एक इतने सारे प्रॉफिट लॉस बनाए हैं, या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। सो आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। सो व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस टर्म गलत है। सही, तो बट आपको भी ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स, ये मैं गाइड करना चाहूंगा कि व्हेन यू गेट समथिंग इन द स्टडी बुक, प्लीज ट्राई टू रिलेट दैट व्हाट इज हैपनिंग, ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ दैट ओके व्हाई। अगर ये जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेके आओगे, हाँ, बट उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि लॉजिकल थिंकिंग, सिर्फ वो एग्जाम ओरिएंटेड रट्टा लगाने वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पर। कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, थोड़ा सोचो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आता है? तो या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल गलत है। सो द करेक्ट टर्म इज प्रॉफिट और लॉस। एंड अदर स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग पीरियड की। सो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं which help user to identify and assess changes and trends. Financial statement also provide comparative information for at least one preceding reporting period. So of course अभी रिपोर्टिंग करना है तो एक पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा कि भी रेगुलर इंटरवल पे रिपोर्टिंग होगा, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं परफॉर्मेंस में, पोजीशन में, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। सो नॉर्मली हमारे इंडिया में वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March।
सो एवरी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रेंड्स में क्या चेंजेस आ रहा है, वो इजीली आइडेंटिफाई और असेस हो पाएंगे। और प्लस रिपोर्टिंग पीरियड अंदर की ये भी बोला गया कि भी अब जैसे भी बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या है विद से रिपोर्टिंग पीरियड का, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस और ट्रेंड से चेंज आ रहा है, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें, अब ट्रेंड चेंज होगा तो यानी कि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करेंगे तो ही पता चलेगा चेंजेस एंड ट्रेंड्स। तो उसके लिए एटलीस्ट बोला कि यू हैव टू प्रेजेंट एटलीस्ट 1 ईयर्स प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड। सो अगेन अपने प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना दिया, हम देखो अपने रियल फाइनेंशियल्स देखे होंगे, वो ऑलवेज कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं, बट ये कंपैरेटिव फॉर्म में क्यों होते हैं, ये फ्रेमवर्क में लिखा गया है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंफॉर्मेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है यूज़र के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग पीरियड वाली चीज़ डाली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, बोला कि एटलीस्ट यू हैव टू प्रोवाइड 1 ईयर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। Financial statements are prepared on the assumption that entity is a going concern. Very important part, going concern कि भी ये business will continue for a say indefinite period of time. Why it is important? So देखो हमने बोला था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट और नॉन करंट का बाइफरकेशन करते हैं। करंट का मतलब ये है कि अगर मैं एसेट के बारे में बात करूं तो यूजर विल हैव एन इम्प्रेशन दैट ओके वट एवर मेंशन इन द करंट एसेट, these assets are going to be realized within next 12 months from the reporting date। और जो नॉन करंट एसेट सेक्शन में एसेट्स रिकॉर्डेड है उससे पता चलेगा कि ये जो एसेट है वो कंपनी के लिए मोर देन 12 मंथ्स क्या करेंगे, कैश फ्लो जनरेट करेंगे। बट उसके लिए कंपनी का 12 महीने से ज़्यादा ऑपरेशन में रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ये नोट लगाया जाए कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड based on the going concern assumption, यानी कि कंपनी will continue operating for indefinite period of time, there is no planning to closure। और उसी की वजह से ये करंट नॉन करंट का सेंस है। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है ही नहीं, यानी कि कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट वेरी सून, so in that case what will happen, everything all assets will realized within very short period of time, all the liabilities have to be paid within short period of time, so in that case there is no current non current bifurcation। सो गोइंग कंसर्न है इसलिए करंट नॉन करंट होता है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं होगा सो एवरीथिंग विल बी करंट, सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड डिफरेंटली। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? सो रिपोर्टिंग एंटिटी मींस अ एंटिटी विच इज रिक्वायर्ड और चूजेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। यानी कि अगर हम मतलब अगर स्पेसिफिकली इंडेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्कोप ऑफ इंडेस जो चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया कि कब से इंडेस अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। सो पहले कौन से कंपनीज को उन्होंने कवर किया, तो सबसे पहले ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड द कंपनीज विद से दे नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़, ये कंपनीज को कवर किया गया कि जिनको इंडेस मैंडेटरी फॉलो करना है। तो ये जो कंपनीज है दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर इंडेस, ये रिपोर्टिंग एंटिटी हो गया। बट ये जो है वो तो कंडीशन हो गया, चलो ये तो मैंडेटरी हो गया। बट उसमें ये भी बोला है कि इफ एनी कंपनी इज नॉट फॉलोइंग विद इन दिस एप्लीकेशन क्राइटेरिया, स्कोप में नहीं आ रहा है, बट इवन दो दे वांट टू वॉलेंटरीली apply Ind AS into their accounting, or so that means they are choosing to prepare financial information based on the Ind AS, so वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। रिपोर्टिंग एंटिटी कैन बी सिंगल एंटिटी और a portion of an entity or can comprise more than one entity। Reporting entity is not necessary a legal entity। सो रिपोर्टिंग एंटिटी एक स्टैंड अलोन कंपनी हो सकता है, पोर्शन ऑफ द एंटिटी यानी कि कोई एसोसिएट कंपनी हो सकता है, सब्सिडरी कंपनी हो सकता है, मोर देन वन एंटिटी यानी कि ग्रुप सिनेरियो हो गया। तो ग्रुप के अंदर नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इट हैज टू बी अ लीगल एंटिटी, एक पार्टनरशिप फर्म भी रिपोर्टिंग एंटिटी के मतलब एक ग्रुप सिनेरियो की बात करें कि एक पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी के दो सब्सिडरी है, दो कंपनीज और एक सब्सिडरी पार्टनरशिप फर्म है, सो वो भी सारे रिपोर्टिंग एंटिटी के स्कोप में कवर होंगे। नाउ इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी डिस्कस की एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने जैसे स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि
बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में अलग अलग कैटेगरीज के एसेट है, बट एसेट क्या होता है ये कॉमन चीज यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिसोर्स, so information that we provide in the financial statement is about economic resource, that is asset. तो एसेट क्या है? a present economic resource controlled by entity as a result of past event. Present economic resource controlled by entity as a result of past event. So owned by नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? controlled by लिखा हुआ है। अच्छा, बट पहले एक क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है। सो इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसा है कि जिससे कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स ऑफ कॉस्ट, बट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल डेफिनेटली बी देयर। सो ऐसा कोई राइट कंपनी के पास है जिसकी वजह से कंपनी को पोटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और उसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल है। ओनरशिप की जरूरत नहीं है, लीगल ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, देन इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम आगे देखेंगे, जो लीज अकाउंटिंग में होता है, लेसी के बुक्स में। सो एक एंटिटी है, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देर इज एन एंटिटी विच हैज टेकन एन एसेट ऑन अ लीज। हाँ, 5 years का लीज हो गया, 5 साल के लिए लीज पे एसेट लिया, लीगल ओनरशिप किसी और का है, बट ये 5 साल तक ये एसेट कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, एसेट यूज करके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे वो सारा कंट्रोल किसके पास है? द वन ऑन द एंटिटी वन से विच हैज टेकन एसेट ऑन अ लीज, जो रेंट पे एसेट लिया है। सो भले ही लीगल ओनरशिप नहीं है, बट ये 5 साल के लिए एसेट का पूरा कंट्रोल है, तो वो लेसी के लिए एसेट होगा और उसके बैलेंस शीट के अंदर इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, यानी कि मतलब यहाँ पे बोले कि देखा हमने कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि वी हैव टू सी द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड नॉट टू द लीगल थिंग। दूसरा लायबिलिटी है इकोनॉमिक क्लेम। इकोनॉमिक क्लेम में दो आ जाएंगे, एक लायबिलिटी, सो लायबिलिटी मींस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। सो ऑब्लिगेशन में क्या है कि ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए एंटिटी हैज टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। फिर हो गया इक्विटी। इक्विटी यानी कि टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि कंपनी के टोटल एसेट में से सारे लायबिलिटीज पे ऑफ हो गए तो बचेगा किसका? ओनर्स का। ओनर्स कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। सो इट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी। चेंजेस इनटू इकोनॉमिक रिसोर्सेस एंड क्लेम्स, तो ये जो आपके एसेट और लायबिलिटी इक्विटी में जो भी चेंजेस होगा उसकी वजह से क्या होगा? इनकम और एक्सपेंस होगा। सो क्या बोल रहे कि चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशन पीरियड में जो भी कंपनी के ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस मींस इनकम एक्सपेंसेस, तो वो होता है कंपनी का परफॉर्मेंस, और उसकी वजह से एसेट लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दो चीज है, पहले आता है इनकम, सो इंक्रीज ऑफ एसेट्स, और डिक्रीज इन लायबिलिटी which results into increase to equity। तो क्या बोल रहे हैं, इसको मैं एक्सेल में समझाता हूं। जस्ट अ सेकेंड, आई विल ओपन माय एक्सेल। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। अगर हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन देखें, सो व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। सो मान लो कि हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, इट इज लाइक दिस कि 30 का इक्विटी है, 70 का लायबिलिटी है, तो एसेट हो गया 100। अभी इनकम के डेफिनेशन में क्या बोला कि इंक्रीज ऑफ एसेट,
ठीक है, सो मान लो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे रखते हैं कि इंक्रीज ऑफ एसेट। तो आई विल राइट हियर दिस इज कॉल्ड इनकम। ये किसकी वजह से? इंक्रीज ऑफ एसेट की वजह से। सो मान लो कि ये 100 का हो गया 110। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, बट उसकी वजह से फिर मेरा इक्विटी क्या हो गया? इक्विटी इंक्रीज हो गया, इक्विटी विल कम 40, सो दिस इज कॉल्ड इनकम फॉर द कंपनी। सेकेंड भी इनकम किसकी वजह से? डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। एसेट में कोई चेंज नहीं, 100 का 100 रहा, लेकिन लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, 70 से 60 हो गया। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? भाई रेसिडुअल इंटरेस्ट जो इक्विटी के लिए बचने वाला है वो बढ़ गया, दैट इज 40। दिस इज कॉल्ड इनकम। अभी बात करते हैं एक्सपेंस की। सो एक्सपेंस में क्या होगा? एसेट डिक्रीज होगा। सो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी में हम चेंजेस कर रहे से एसेट हैज बिकम फ्रॉम 100 टू 90। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, 70 ही है। सो एंड रिजल्ट क्या आया कि मेरा इक्विटी अभी बचा सिर्फ 20। ये ठीक है, इक्विटी रिड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। अगेन सेकेंड एक्सपेंस, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी। तो ये 100 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन जो लायबिलिटी है वो 70 से इंक्रीज होके 80 हो गया। सो दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू डिक्रीज ऑफ एंटिटी फ्रॉम 30 टू 20। तो ये एक्सपेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा इनकम और एक्सपेंस का डेफिनेशन। एंड अदर चेंजेस इनटू इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो और क्या क्या चेंजेस होंगे? सो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, या इक्विटी शेयर होल्डर्स से हमने और फंड रेज किया, नए शेयर इश्यू किए वगैरह। एक्सचेंज ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू इक्विटी। तो ये जो एसेट लायबिलिटी का एक्सचेंज होगा सिर्फ, ठीक है, जिसमें कोई उसके अंदर या कोई इक्विटी में इम्पैक्ट आएगा नहीं। ठीक है, जैसे आप बात करो कि जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड क्या है? वो दैट इज पेड आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स। सो एक साइड आपका रिटेन्ड अर्निंग रिड्यूस हो रहा है, दूसरे साइड आपका क्या हो रहा है? आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, दैट इज नॉट इनकम और दैट इज नॉट एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो ये डेफिनेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन को ध्यान रखना। ये सारी चीजें जब हम स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे उसके साथ रिलेट होगा। तो इसको जितना अच्छे से, जितना समझ के करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी डेफिनेशन के बाद, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, कोई भी से अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, वो हमेशा चार चीज़ों के बारे में बात करता है। आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लो, चाहे आप इंडियन गैप ले लो, इंडियस ले लो, यूएस गैप ले लो, आईएफआरएस, या फिर कोई भी दूसरे कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा चार चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले रिकग्निशन। सो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, हाँ, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के पहले सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कैन वी रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। यानी कि क्या ये ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करें या ना करें। तो उसके लिए आप देखो तो स्टैंडर्ड में रिकग्निशन क्राइटेरिया दिया होगा। अच्छा, वो रिकग्निशन क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया, यस, देन द रिकग्निशन कैन बी डन, दैट ट्रांजेक्शन कैन बी इंक्लूडेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, मान लो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, recognition is done, but now the second question will come, okay, now I have to recognize this, but at what value? क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? तो उसके लिए देता है मेजरमेंट रूल्स। तो वो भी स्टैंडर्ड में आप देखोगे कि recognition measurement। सो मेजरमेंट बोलेगा कि वेन एवर वी आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ इट शुड बी recognized, or sorry, how it should be measured, and after initial recognition what kind of measurement will be done। मेजरमेंट डिसाइड हो गया, फिर क्वेश्चन आएगा, अच्छा अभी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट करना है? तो प्रेजेंटेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ गया। और चौथा क्या हो गया? प्रेजेंटेशन के बाद चलो ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन के भी प्रॉफिट लॉस में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा? बैलेंस शीट में आएगा तो करंट होगा या नॉन करंट होगा? सेपरेट प्रेजेंटेशन करना है या इसको कहीं पे एग्रीगेट करके क्लब कर देना है? सो दैट इज ऑल बी पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया।
And finally, when presentation is decided, final part is disclosure requirements. That disclosure means to understand this particular transaction, what additional information has to be provided to the user so that they can understand the financial statement easily. तो और एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ताकि यूजर के लिए इजी हो जाए। सो ऑफ कोर्स ये सारी चार चार चीजें आई कहाँ से स्टैंडर्ड के अंदर, फ्रेमवर्क से, क्योंकि फंडामेंटल जो रिकग्निशन रूल्स है, मेजरमेंट रूल्स है, वो सारी चीज, प्रेजेंटेशन के रूल्स है, वो सारी चीजें फ्रेमवर्क के अंदर दिया गया। तो उसमें से सबसे पहले बात करते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया एज पर द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है कि items are recognized in the financial statement if they meet the definition of one of the element। एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने थे? 5। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। सो ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो वो ट्रांजेक्शन्स में जो आइटम्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल कि एक एंटिटी है, वो बोले कि उन्होंने एक मशीन खरीदा, तो ये ट्रांजेक्शन में कौन सा आइटम्स इन्वॉल्व? एक होगा मशीन, दूसरा होगा उनका कैश। तो क्या ये आइटम्स मशीन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए या नहीं किया जाए? तो बोले ये तभी इंक्लूड होगा जब ये जो 5 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से एक का डेफिनेशन अगर फुलफिल करता है, तो यानी कि ये रहे हमारे एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मशीन क्या पांच, इन पांचों में से एक है, 5 एलिमेंट, यानी कि क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, 5 में से एक है, तो रिकॉग्नाइज करो वरना मत करो। सो एसेट क्या है? एक तरीके का इकोनॉमिक रिसोर्स है जिससे एंटिटी को पोटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। वो मशीन का कंट्रोल किसके पास है? एंटिटी के पास, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया? एसेट। एसेट के डेफिनेशन में फॉल हो गया, यस, मशीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट उससे पहले एक और स्टेप आता है। चलो आइटम जो हो गया, वन ऑफ द एलिमेंट प्रूव हो चुका है कि हाँ दिस कैन बी रिकॉर्डेड, बट उसके बाद ये देखना है कि एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इफ रिकग्निशन प्रोवाइड्स यूजर्स विथ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो बोले ये जो है वो से वन ऑफ द एलिमेंट तो है, बट उसके बाद देखना है मटीरियलिटी। तो क्या ये एलिमेंट को रिकॉर्ड करने से यूजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, अगर रिकॉर्ड करने से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है देन यस, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्ड नहीं करना है। तो recognition might not provide relevant information if there is uncertainty over the existence of the element। तो बोले ये यूजफुल इंफॉर्मेशन कब नहीं होगा? तो जो बोले कि जहां पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, या तो इफ देर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहाँ बोले एग्जाम्पल दिया है कंटीजेंट लायबिलिटीज। सो कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो कंटीजेंट लायबिलिटी, पहले तो बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी विथ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टन अमाउंट और अनसर्टन टाइमिंग, बट प्रोविजन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ से सेटलमेंट दैट इज मोर देन 50%। और ये हमने देखा था कि जहां पे कोई भी अगर लायबिलिटी है जिसमें सेटलमेंट के चांसेस लेस देन 50% है तो उसे हम बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एंटिटी के सामने कोई केस फाइल हो गया, कोई 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 कस्टमर ने से केस फाइल किया कि भाई आपका प्रोडक्ट यूज करके मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, सो आई नीड कॉम्पनसेशन फॉर द सेम। सो नाउ अगर ये केस फेवर में नहीं आया तो कंपनी का ऑब्लिगेशन है, बट कंपनी के लॉयर्स बोल रहे हैं, कंपनी को भी कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं, वी फॉलो ऑल द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, वी फॉलो अटमोस्ट हाइजीन एंड वी आवर प्रोडक्ट्स आर 100% सेफ टू कंज्यूम एंड दैट दे कैन प्रूव ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर ने क्लेम किया है वो क्लेम कंपनी के अगेंस्ट में जाने के चांसेस बहुत कम है। तो लेस देन 50% चांस है कि ये सेटलमेंट होगा। अब जब सेटलमेंट नहीं होगा तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि हम बैलेंस शीट में इसको इंक्लूड नहीं करते बट सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं। क्या? अगेन
तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में देखा कि वी हैव टू प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. यूजर वांट टू असेस कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लो. हम यूजर को कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो असेस करना है अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए. अब जब हम बात करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो की तो उसमें आ गया अमाउंट और टाइमिंग दोनों. बट जब यहाँ पे कोई कैश फ्लो का प्रोबेबिलिटी ही लेस देन 50% है कि वो कैश आउटफ्लो होने ही नहीं वाला, तो उसको इंक्लूड नहीं किया है. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्लोजर में आएगा. ये कहाँ से आया? देखो ये फ्रेमवर्क से आया. सो अभी तक हमने सारे रूल्स एएस में भी देख लिया. 29 प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट कॉन्टेंट लायबिलिटी, ये अच्छा ये रट्टा लगा लिया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोजर बुक. पर ये क्यों? वाई? बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन. अगर कंटीजेंट लायबिलिटी को हमने बैलेंस शीट में इंक्लूड किया एज अ लायबिलिटी, तो यूजर इसको इंटरप्रेट करेंगे कि वो जितने भी अमाउंट का लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड किया है उतना कैश आउटफ्लो हो सकता है. और जो एक्चुअली कैश आउटफ्लो नहीं होने वाला है, तो वो कैश आउटफ्लो की वजह से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है. तो फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा. और इसीलिए देखो एवरीथिंग नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि प्लीज फ्रेमवर्क के फोकस करो. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेमवर्क. सेकंड ये बोल रहे कि recognition ऑफ एलिमेंट might not provide faithful representation if there is very high degree of measurement uncertainty. फंडामेंटल, तो पहला केस हमने देखा कि जहां पे जो इंफॉर्मेशन के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. से पहले हमने रेलेवेंस के बारे में देखा. अभी बोल रहे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की. सो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल जिसे हम रिलेट कर पाए वो बताऊं तो आजकल हम नॉर्मली वी ऑल ऑफ अस यूज amazon समवेयर. और हमें सबको पता है कि amazon जो है वो अपने प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 से 20 दिन का रिटर्न क्या करते हैं वो कि भाई आप प्रोडक्ट रिटर्न कर दो और आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा. अब ये इसे क्या कहते हैं? बेसिकली सेल ऑन रिटर्न बेसिस कहते हैं कि भी amazon ने बेचा बट अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकते हैं. तो ये हो गया सेल ऑन रिटर्न बेसिस. और अगर कस्टमर ने रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट किया तो amazon ने कस्टमर से जो पैसा लिया है वो पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा. तो वो amazon के लिए ऑब्लिगेशन हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट. सो इवेंट कौन सा था? ट्रांजेक्शन ऑफ सेल. बट ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस था कि तो उसकी वजह से अमेजोन का ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ. बट अगेन अनसर्टेनिटी इसमें इन्वॉल्व है. क्यों? क्योंकि अगर मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे तो 100 में से सारे कस्टमर रिफंड रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करने वाले. तो इसके लिए हम क्या, उसके लिए अमेजोन को क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने 100 कस्टमर को गुड्स बेचा है तो उनको क्या लगता है कि 100 कस्टमर्स में से कितने कस्टमर्स जो है वो रिफंड रिक्वेस्ट लेके आएंगे. सो द प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द सेल. बट ये प्रोविजन अगेन एक तरीके का एस्टिमेट है. बट Amazon is operating in this industry since years now. So Amazon has their past data available कि भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको पता है कि नॉर्मली अगर मैंने 100 प्रोडक्ट बेचा, सो नॉर्मली हाउ मेनी कस्टमर्स कम विथ द रिक्वेस्ट ऑफ रिफंड. सो से लेट्स से 15 कस्टमर्स आउट ऑफ 100. और ये उन्होंने पास्ट डेटा एनालाइज करके डिसाइड किया. तो ये सर्टेनिटी आ गया कि भी हाँ भी बेस है कि हम एस्टिमेट जो लगा रहे हैं वो एस्टिमेट का एक बेस है. पर मान लो कि हमने एक ऐसा नया अमेजोन जैसा कंपनी स्टार्ट किया बट वी आर वेरी मच न्यू इनटू द मार्केट. वेंडर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड है वो भी सारे नए, हमें नहीं पता कि किसका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, क्या होने वाला है. सो अभी मैंने 100 यूनिट्स बेचा तो उसके सामने कितना रिफंड रिक्वेस्ट आएगा मुझे नहीं पता. आई एम नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी है. सो मैं 10 का प्रिडिक्शन करूं कि शायद 10 कस्टमर आएंगे रिफंड रिक्वेस्ट के साथ और 60 आ गए तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि 60 रिफंड हो सकता है लेकिन एक्चुअली सिर्फ 10 आए तो. अब दोनों केस में क्या है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि यूजर को क्या इंटरेस्ट है? यूजर को जानना है कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो. अब फ्यूचर कैश फ्लो जैसे मैंने बोला अमाउंट और टाइमिंग. सो मैंने फॉर एग्जांपल 10 एस्टिमेट लगाया कि 10 कस्टमर आएंगे रिफंड रिक्वेस्ट के साथ, तो मैं वो 10 कस्टमर के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट करूंगा.
लेकिन एक्चुअली में आ गए 60 कस्टमर्स। तो जो मैंने अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड किया है वो 10 के हिसाब से, तो यूजर ये समझेंगे कि इतना ही कैश आउटफ्लो होने वाला, बट एक्चुअली ज्यादा हो गया। उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैंने 60 का प्रेडिक्शन किया तो उस 60 के हिसाब से लायबिलिटी दिखा दिया प्रोविजन में, बट एक्चुअली 10 कस्टमर है, बहुत कम कैश फ्लो हुआ। तो ये कहते हैं मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। तो ये जो भी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है, ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि बोले इसको भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड मत करो। सो ये दोनों केस में ठीक है कि जहां पे एक से प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, और वेयर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी देयर फॉर द एंटिटी, वेयर से वेरी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व। तो दोनों केस में बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी में भी हमने देखा था कि डिस्क्लोजर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। रिकग्निशन के बाद नॉर्मली मेजरमेंट आता है, बट डी रिकग्निशन एक सिंपल सा पार्ट है, तो डी रिकग्निशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेजरमेंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। डी रिकग्निशन मतलब क्या? रिकग्नाइज मतलब इंक्लूड करना, तो डी रिकग्नाइज मतलब रिमूव करना। तो अभी हमने एसेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन देखा। तो एसेट मतलब कि एंटिटी के पास कंट्रोल है। तो जब एंटिटी का कंट्रोल लूज हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल लूज, दैट मीन्स देयर इज नो एसेट, डी रिकॉग्नाइज, रिमूव इट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन अभी खत्म हो जाएगा, यानी कि वो लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। सो अकाउंटिंग क्या करेंगे? तो जो भी हमारा एसेट रियलाइज हो गया या जो भी लायबिलिटी सेटल हो चुका है, उस एसेट या लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। वो डी रिकग्निशन के ऊपर गेन या लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा अगर कुछ है तो। और अगर बाकी का जो रिटेन कंपोनेंट है, यानी कि पूरा का पूरा एसेट या पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं, पार्शियल हुआ है, तो मतलब वो हो जाएगा। सो नॉर्मली हम सेल ऑफ एसेट में क्या करते हैं कि हमने एसेट बेचा प्रॉफिट के साथ, सो वी रिकॉर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि एसेट क्रेडिट हो गया, यानी कि एसेट डी रिकग्नाइज हो गया, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सो ये हो गया हमारा डी रिकग्निशन। सो ये सेशन में हमारा अभी तक का डिस्कशन इतना रखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने जो डिस्कस किया, वापस एक बात बता देता हूँ कि कॉस्ट कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विल इंक्लूड कॉस्ट। तो ये कॉस्ट इंक्लूड करने से यूजर को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसमें बेनिफिट ज्यादा होगा या कॉस्ट ज्यादा है? अगर कॉस्ट ज्यादा है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। प्रिडिक्टिव वैल्यू, कंफर्मेटिव वैल्यू, हमने एलिमेंट्स देखे कि भी एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, उसके डेफिनेशन देखे। तो डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके रिकग्निशन और डी रिकग्निशन जैसा अगेन कि देखो वो भी रिकग्निशन और डी रिकग्निशन क्राइटेरिया भी देखो कि वो जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्लीज डू this, say, understand this very well, and this will help you to understand other standards very easily. All right, so I'll see you in the next class. Now we will finish the remaining part of the conceptual framework in the upcoming class. Thank you so much, guys. Have a good day ahead.